हमें ये समझना होगा कि हम रेस्टोरेशन क्यों कर रहे हैं। पहले तो नाम, हमें दो चीज, जो दो प्रमुख समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है? यस सर। सबने कहा, कोई मतलब एग्री करते ना, अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट। यस सर, यस सर। दूसरी बड़ी समस्या प्रदूषण है ना? उसमें बहुत सारे छोटे बड़े नाले मिल रहे हैं और सब हमारी गंगा नदी में आ रहा है। तो गंगा नदी के प्रदूषण के लिए ये छोटी नदियां भी तो फैक्टर हैं जो उसमें हम डाल रहे हैं। लेकिन अभी हम प्रदूषण की बात उतना नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रदूषण जो है ना, हम ये नहीं कहते कि नदियां प्रदूषित हो गई, हम कहते हैं रिवर स्ट्रेस्ड है। अभी नदी अपने आप साफ कर लेती है 15 दिनों में। जब बारिश का फ्लशिंग फ्लो आता है तो 15 दिन सफिशिएंट होता है नदी को साफ करने के लिए। नदियां खुद साफ कर लेती है, इसलिए हम उसको पॉल्यूटेड ना कहें। ये हमारे एक्शन ने पॉल्यूट किया है, हमारे जो उसमें आपने सीवर और वो सब मिला दिए हैं। तो हम ये कहेंगे कि नदियां स्ट्रेस्ड में है अभी, ठीक है, उनको एक सॉल्यूशन चाहिए। और तो मैं आपको छोटे कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा कि कैसे अप्रोच करना है एक रिवर को। आप लोग सब एक एक रिवर पे काम कर रहे हैं, तो पहले ये बताइए कि वाटर बॉडीज ये कितने पुराने हैं, कोई बता सकता है? ये सब नदियों की उम्र कितनी होगी? इन सब नदियों की उम्र करोड़ों साल है, लाख भी भूल जाइए। प्लेस्टोसीन होलोसीन पीरियड था ना, आज से करीब आप समझ लीजिए 20 मिलियन ईयर्स बैक। लेट होलोसीन, ये सब मतलब मिलियंस है, और भी ज्यादा है। हमारे जियोलॉजिस्ट हैं आर सिन्हा जी। तो आप जिस पे काम कर रहे हो, ये मान के चलो कि इतनी पुरानी चीज पे काम करने जा रहे हैं। नदी पे जो ड्रेनेज है वो आज की नहीं है, करोड़ों साल पहले प्रकृति ने बनाया, ठीक है। तो पहले वाटर बॉडीज कैसे बनते हैं? पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स, स्वैम्स, और इसमें नदी में अंतर ही नहीं है। जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स को हम तालाब में बना दे रहे हैं, ठीक है। वेटलैंड्स पे तो कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। वेटलैंड का मतलब होता है जहां पे स्वतः भूजल अपने आप ऊपर आ जाए और सॉइल सेचुरेटेड हो, मिट्टी में पानी बनी रहती है, नमी बनी रहती है, साल के 8 महीने में भी बनी रहे तो वेटलैंड कह सकते हैं। लेकिन अब वेट फेज है, उसका कम हो रहा है और लैंड फेज ज्यादा हो रहा है। वेटलैंड दो शब्दों से बना है। तो पॉन्ड और वेटलैंड में एक अंतर, बड़ा अंतर ये है कि पॉन्ड की डिफाइंड बाउंड्री होती है, वेटलैंड की डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। तो जो आपको समर में दिख रहा है उससे 5 से 10 गुना मानसून में होता है वेटलैंड, ये ध्यान रखना। तो जब आपके डीएम कहेंगे कि इसको फेंसिंग कर दो या कोई एक रेज बंडिंग कर दे, तो आप उनको समझाना है कि सर ये वेटलैंड है, इसको हम केवल पिलर लगा दें ताकि इंक्रोचमेंट ना हो, बाकी प्रकृति काम खुद कर लेगी, ठीक है। फिर कैसे वाटर बॉडीज को उसको देखना है ये भी आपको बताऊंगा, और थ्रेट्स के बारे में, ठीक है। ये 4 डिपार्टमेंट ध्यान में रख लीजिए जिससे आपको बात करनी है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे बड़ा कस्टोडियन है रिवर का, लेकिन किसी को पता ही नहीं। आप इधर उधर भागते रहते, प्रदूषण डिपार्टमेंट, पर्यावरण, लेकिन जमीन किसके पास है? हु इज द ऑनर ऑफ द रिवर? देयर इज नो स्ट्रेट आंसर। इट इज द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो राजस्व है वो नदी का ऑनर है, उसके पास पूरा रिवर, लेक, पॉन्ड, नाला, नाली। 6A 5A आपने देखा होगा ना, कैटेगरी 6A लिखा रहता है, 6A 6A, दैट मीन्स इट इज अ वाटर बॉडी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1359 फसली वर्ष में जो जल की भू आकृति बनी थी वही बरकरार रहेगी। ये हाईकोर्ट का भी डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। तो 1359 फसली वर्ष का मतलब 1955 से 58 के बीच का नक्शा लगातार कोर्ट कह रहा है, लेकिन हम इधर 2008 का नक्शा ले आते, कहते नदी यही है जी। तो हमको डीएम को बताना है कि हमें राजस्व के नक्शे चाहिए, और राजस्व डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी डीएम होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड अथॉरिटी। उनको सब वेटलैंड अथॉरिटी बनी है, प्राधिकरण है, उसके चेयरमैन में डीएम होते, पता ही नहीं उनको। सबको वेटलैंड्स को कैटेगराइज करके, नंबरिंग करके एरिया बताना है, राइट। वी हैव टू गिव द एंटायर एरिया नंबर एंड दे हैव टू बी नोटिफाइड। क्या आपने अपने जिले में वेटलैंड्स को नोटिफाई किया है? लखनऊ में 1370 वाटर बॉडीज को हमने
कोडिंग बना के अभी नोटिफाई करने जा रहे हैं, लेकिन अभी हुए ही नहीं, 10-12 ही हो पाए हैं। जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं इंक्रोचमेंट है, बहुत मुश्किल है, इसमें ये घर बन गए। भाई जब वाटर बॉडीज को नहीं बना पाएंगे, बचा पाएंगे, तो फिर नदियाँ कैसे बचेगी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाह रहा था, जो हमारे वेटलैंड्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, अभी एक कोर्ट केस भी आया था, उसमें हमको डिमार्केशन कराना था उनका। तो उसमें एक पोर्टल है हमारा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। थैंक यू। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हूँ सर। तो वेटलैंड के डिमार्केशन के लिए सबसे पहले तो उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग कराई गई, एग्जिस्ट है या नहीं है, और फिर डिमार्केशन की बात आई वहाँ पर। तो करंट टाइम पे जो उसका एरिया है उतने ही हेक्टेयर उसको ले लिया गया। अभी जी आपने 1359 फसली वर्ष का नक्शा लिया? अभी नहीं लिया सर, पहली बार आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारे जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे ब्रिटिश के टाइम के, उन्होंने टोपोशीट बनाया था। टोपोशीट तो बहुत सबके पास अपने जिले का टोपोशीट होना चाहिए, और कई टोपोशीट होते हैं, एक जिले में 10-12 टोपोशीट लग सकते हैं, जो जिस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। 1:10,000, 1:20,000 का होना चाहिए टोपोशीट। उसमें सारे वेटलैंड्स मार्क्ड हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा सर? नहीं, ये सर्वे ऑफ इंडिया से मिलेगा। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून है, और यहाँ लखनऊ में भी ऑफिस है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का टोपोशीट नंबर नक्शे में देख सकते हैं, और इसकी डिजिटल कॉपी भी है। अगर आप गूगल इंजन पे टाइप करेंगे सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की लाइब्रेरी में डिजिटल कॉपी रखी है, मैं वहां से डाउनलोड कर लेता हूँ। सर टोपोशीट के बर्ड्स अलग-अलग होते हैं, तो कौन जी? सा बर्ड्स? टोपोशीट्स के बहुत सारे ईयर होते हैं। जितना पुराना मिल सके उतना अच्छा है रेफरेंस के लिए। कोड कहता है 1359 फसली वर्ष, मतलब 1956 का नक्शा चाहिए आप। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा ये गलत है, ठीक है हमने माना, हम इस चीज को कैसे मानेंगे कि इसका एक्चुअल एरिया क्या है वेटलैंड का? वो तो स्केल मैप है ना, जब आप उसको डिजिटाइज करेंगे, हमारे लैब से हेल्प ले सकते हैं आप, IIT BHU से ले सकते हैं, IIT कानपुर से ले सकते हैं। आप बताइए, हम आपका एरिया बता देंगे कितना था। हमारे पास मल्टी ईयर के सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, तो वो उसको आपको वो करना है। जैसे यहाँ पे लखनऊ में एक चौतल झील है जिसका एरिया 300 हेक्टेयर है, लेकिन आज 85 हेक्टेयर बचा है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, क्या वेटलैंड की ऐसी कोई एरिया का लिमिटेशन है कि इतने हेक्टेयर का कम से कम हो तभी उसका कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे भी वेटलैंड 1 हेक्टेयर से कम भी हो तभी? हाँ बिल्कुल। वेटलैंड जो है, जो इसरो ने जो सर्वे किया था, उन्होंने बड़े वेटलैंड का किया था, मोर देन 2 हेक्टेयर, पर 2 हेक्टेयर से छोटे भी वेटलैंड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ NMCG से अगर पत्र आया था, सबके नॉलेज में भी होगा, 3 वेटलैंड गंगा किनारे चिन्हित किए गए उसकी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनने के लिए, तो वो लगभग 1 हेक्टेयर से कम ही है। बिल्कुल सही है। तो 2 हेक्टेयर से कम के वेटलैंड्स बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए मैंने WWF उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा ऐसा जो उसका रूल्स है वो ये है कि 2 हेक्टेयर से कम का बनेगा ही नहीं मैनेजमेंट प्लान। नहीं, वो उनका प्लान होगा। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ कि वेटलैंड जो हमारे यूनिवर्सिटी में 3 बड़े बड़े वेटलैंड हैं, जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। प्रज्ञा ताल, करुणा ताल, शील ताल, हमने 3 वेटलैंड्स बनाए यूनिवर्सिटी में। वो सब के सब वेटलैंड्स में थे, पुराने राजस्व में दर्ज थे, उसको हमने बहुत मुश्किल से बचाया। खैर एनीवेज टाइम कम है। तो तीसरा है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, जिसके आप पार्ट है, DGC आप रिपोर्ट करते हुए DM को, जिसका काम है फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करना, रिवर को प्रोटेक्ट करना, और आपको जो सोवेनियर दी गई है, सोवेनियर को संभाल के रखना। सोवेनियर बहुत मित्रेश जी ने मदद करी। सोवेनियर में एब्स्ट्रैक्ट बायो के, वो तो कुछ ही पेज है, लेकिन सारे जियो को मैंने इंक्लूड कराया, जो गंगा नदी से संबंधित जियो है। गंगा ऑर्डर 2016 3 अमेंडमेंट हुए थे उसके, वो है स्टैंडर्ड से रिवर में कितना होना चाहिए, उसके अंदर पढ़िए आप। DGC का पावर आपको पता होना चाहिए। DG सारे पावर अब वेस्ट कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी को। बहुत पावरफुल बॉडी है DGC, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। जितने छोटे छोटे रिवर्स हैं, वेटलैंड्स हैं, सबको DGC के अंदर परव्यू में 2016 में आ गया था, लेकिन अभी पता ही नहीं किसी को, इसलिए उसका स्टडी जरूर करिए। दिस इज योर लगे हैंडबुक। देन थर्ड इज द एनवायरमेंट कमिटी, जिसका काम होता है कोई प्रदूषण कर रहा है उसको नोटिस दिलवाना या जो भी करना, ठीक है। ये कुछ जियो हैं जो हमने इकट्ठा किए थे, जो रिवर से रिलेटेड है, ये आप हमसे ले लीजिएगा जियो। 2007 से लेके लगातार कई 22 कितने सारे जियो निकले, चीफ सेक्रेटरी से लेके CM से लेके, पूरा लिखा हुआ है ये सब नहीं करना, ये सब करना है, ये नहीं करना है।
लेकिन जियो जो लोग नए बदलाव आता है एक डीएम से दूसरे डीएम, तो जियो मिल नहीं पाता। तो इस कोशिश करेंगे कि हम लोग एक जियो भी इसका सब डाल दें एक जगह, ताकि आपको जियो पता होना चाहिए कि इसके जैसे अभी 12 मीटर फ्लड प्लेन होना चाहिए, छोटे से छोटे नाले का टेरेस। एनजीटी कहता है कि छोटा से छोटा नाला भी है उसके किनारे इधर और इधर 12 मीटर का बफर होना चाहिए जिसमें प्लांट लगाया जा सके, और खुद वाले प्लांट खुद नहीं लगाने हैं, अपने आप जो घास वास उगते हैं। ऐसे जियो बहुत सारे हैं। ये कुछ मीटिंग्स में पिक्चर दिखाऊंगा जो गंगा, इसी तरह जैसे आपको बुलाया, हमने पूरे डीएम्स को बुलाए थे गंगा टाउन्स के, उनके साथ बैठक करी, और ये 5 चीजों पे आपको फोकस करना है: वाटर क्वालिटी, फ्लो, हैबिटेट, वेजिटेशन एंड एक्विफर्स। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप ये मदद कर सकते हैं कि जो वेजिटेशन है, नदी के किनारे जो प्राकृतिक रूप से पौधे उग रहे हैं वो उतने ही जरूरी है जितने आप प्लांटेशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है। लेकिन पिक्चर में हम क्या दिखाते हैं? जेसीबी से पूरा साफ कर दिया, ये आफ्टर है, और जंगल जैसा वो बिफोर है। क्या वो जंगल जैसा था? वो अच्छी नदी नहीं थी, उसको आपने क्यों हटा दिया? उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स के अंडे भी होंगे, बटरफ्लाइज के वो होंगे, बहुत सारी वेराइटीज के इंसेक्ट्स होंगे। उसको अपने जेसीबी चलाने का मतलब है कि बायो लेयर जो होता है, जो डायटम्स एल्गा जो होते हैं, वो एक बायो लेयर बना देते हैं नदी के दोनों तरफ। उस बायो लेयर में बहुत क्लीनिंग का काम होता है, क्ले इंटरफेस होता है, क्ले और सैंड का इंटरफेस होता है, उसको आपने हटा दिया। तो बहुत साइंटिफिकली करना है। पौधे जो लगाने हैं, कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स साइड, किधर लगाना होता है? कोई बता सकता है? नदी के किनारे पौधे किधर लगाने चाहिए? द आंसर इज नदी के किनारे पौधे नहीं लगाने चाहिए। आप लोग कहोगे कि कैसी बात कर रहा है? नदी को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। आपको पता है मैदानी इलाके में नदी अपनी एनर्जी खो देती है। पहाड़ों से जब आती है, पहाड़ों में नदी को बहुत एनर्जी होती है, उसका चैनल डिफाइंड होता है, वो उसी के अंदर रहना है ना। हार्ड रॉक्स होते हैं या वेल डिफाइंड वैली होती है, लेकिन मैदान में आते ही वो इधर उधर घूमने लगती है और अपना टेरेस बनाती है। जहां पे सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जहां पे कटान होता है उधर कॉनकेव। तो इस तरह से जो अंडर करंट होता है, रिवर्स करंट, जो मिट्टी का डिपोजिशन होगा वो कॉनकेव साइड होगा, और छोटे बालू वो कॉन्वेक्स साइड होंगे। ये अमूमन बड़ी नदियों में होता है, छोटी नदियों में भी होता है। लेकिन बिल्कुल नदी के मुहाने पे जाके पेड़ लगा दिया तो जो एक्वेटिक फेज था, जो उसका वेट फेज था, जो गीला रहना था, आपने उसके प्लांटेशन लगा दी। अब उसके रूट्स वगैरह नदी को 50 साल में खत्म कर देंगे। तो नदी के किनारे अगर आपने प्लांटेशन किया, इसीलिए नदी के 50 मीटर बफर को छोड़ के करना चाहिए कुछ काम। वो छोड़ दो, नदी के लिए जंगल उगने दो, अगले साल फिर नया फेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी बात करता हूँ क्योंकि हमारे और भी स्पीकर्स हैं। ये हमने देखिए 3 जोन बनाया था। हमारे साथ प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह जी बैठे हैं IIT कानपुर से। उन्होंने ये वाला लिया है, नीचे वाला, सॉरी IIT BHU, प्रभात जी IIT BHU से। ये हम लोग देख रहे हैं जो लाल वाला है, घाघरा गोमती राप्ती, और टोपोशीट का ये देखिए, इतने सारे टोपोशीट हमने इकट्ठा किए। ये सब नंबर है जो हमें 16-17 नदियां मिली थी, इन सबको डिजिटाइज किया। तो मैपिंग बहुत जरूरी है। अगर आप नदी की मैपिंग नहीं कर पाएंगे तो नदी लॉस्ट हो जाएगी। पहला काम करना है, नदी की मैपिंग करनी है, और उसके लिए पुराने सैटेलाइट पिक्चर, गूगल, ड्रोन से अभी का पता चलता है, लेकिन पहले का टोपोशीट लेना है। टोपोशीट से लेकिन उसकी जो विड्थ पता नहीं लग पाती है, फिर हम राजस्व के पास जाते हैं कि आप बताइए हमें नक्शा दीजिए, फिर तीनों चारों की मैपिंग करते हैं। ये जब ये हमने काम शुरू किया था तो अखबार में छपा कि मनरेगा ने 50 नदियों को सही कर दिया, लेकिन नदी एक बार में सही नहीं हो जाती। एक नदी को सही करने में कम से कम 20 साल लगते हैं, कम से कम। मैं न्यूयॉर्क के बफेलो रिवर में गया था अभी कुछ सालों पहले, उसके 18 किलोमीटर को सही करने में 20 साल लगे उनको, केवल 18 किलोमीटर। उन्होंने उस नदी के मलबे को निकाल कर कई 100 किलोमीटर दूर दबाया, क्योंकि उसके अंदर कुछ हैजार्डस वेस्ट वगैरह थे। आपको पता है ना, पहले इंडस्ट्रीज अमेरिका वगैरह में भी रिवर में डाल देते थे। फिर धीरे धीरे उसमें बर्ड्स आए, उसको डॉक्यूमेंट किया, मछलियां आई, उसको डॉक्यूमेंट किया, ऐसे से करके काम शुरू हुआ। तो ये जो 60 की, पहले 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर अब हम लोगों ने 75 लिया, जो आप 75 जिलों से आए हैं। अब हम आते हैं सीतापुर पे। देखिए सीतापुर में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ से दुगुना बड़ा है। लखनऊ का एरिया 2500 स्क्वायर किलोमीटर है,
सीतापुर उससे डबल है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और उसमें अंदर ये सारे वाटर बॉडीज हैं, इसको बोलते हैं वाटर एटलस। तो सबसे पहले अपने जिले का क्या बनाना है, मैपिंग करके वाटर एटलस बनाना है। और ये वाटर एटलस में सारे छोटी नदियां हैं, तालाब है, झील है, सब कुछ है। ये बड़े स्केल पे, ये A0 साइज का नक्शा है जिसको हमने छोटे इस पे लेके आए हैं। ये सारे ब्लॉक वाइज हैं। फिर उसके ऊपर हमने विलेज का वो डाल दिया, विलेज का नक्शा बना के, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ग्राम प्रधान और बीडीओ के पास ही जाना पड़ेगा, लेखपाल के पास जाना पड़ेगा, तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। तो एक बड़ा काम है। तो गांव का नक्शा, नदी का नक्शा, इसको ओवरले करके हम जैसे सीतापुर, अब कोई गोमती कोई जानता, पर चौका है, घाघरा है, सरायन है, पिरई है, गोंड है, गोडिया है, चबरी है, गड़िया है, इखरिया है, बहुत सारे हैं। इखरिया को नाला कहते हैं, लेकिन हमने सबका नाम चेंज किया। वहां के डीएम से मिलके जो भी नाले थे सबको नदी में दर्ज कराया। अभी डीएम अभी बदल गए वहां के 5-6 दिन पहले, लेकिन अभी के जो पहले डीएम थे उन्होंने, अभी हमने पूरा डिटेल 456 पेज का रिपोर्ट बनाया सीतापुर का, उसमें इन सब छोटे छोटे का जिक्र है। और इसके लगा हुआ ही हरदोई डिस्ट्रिक्ट है। आप देखेंगे ये जो नदी बह रही है साइड में, ये ब्लू कलर की, ये गोमती नदी है। और ये नदी जिला हरदोई और सीतापुर की सीमा बनाती है। एक तरफ सीतापुर है और एक तरफ हरदोई है। लेकिन हरदोई वालों ने क्या किया कि पूरा नदी के किनारे जंगल हटा दिया, सीतापुर वालों ने बचा के रखा। ये दिखता है, मैंने बोटिंग करी है पूरी, क्योंकि इट इज नेविगेबल। हरदोई और सीतापुर के बीच पानी अच्छा है और आप बोट से पूरे एक दिन में हमने यात्रा करी। फिर देखा क्या कि हरदोई वालों ने पूरा एज तक फार्मिंग कर रहे हैं। पहले जंगल हटाया, जो चारागाह हटाए, और उसके हटाने से क्या हुआ कि जितने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर हरदोई वाले साइड से आके हमारे गोमती में आया। सीतापुर में अभी बचा है, नैमिष की वजह, लेकिन वहां भी लोग जंगल काट रहे हैं नदी के किनारे। तो जैसे ही आपने जंगल हटाया तो क्या हुआ कि एक्वेटिक वीड नदी में, अमेरिकाना स्पायरलिस एक प्रजाति होती है जो ऐसे स्पायरल की तरह 6 फीट हाई, 7 फीट हाई, क्योंकि नदी काफी गहरी है वहां पे। तो जब हम बोटिंग कर रहे थे तो बहुत सारे डेड बॉडीज काऊ के मिले, गाय के, भैंस के। तो मैंने पूछा क्या लोग मार के फेंक देते हैं क्या यहाँ पे? बताया नहीं, ये सब इसमें घुसे, निकल नहीं पाए, इसमें फंस गए अमेरिकाना स्पायरलिस में। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो बताया हरदोई वाले ने काटा, उधर से आता है, जब से ये 5 साल पहले से शुरू हुआ है। मैंने कहा अच्छा, पहले नहीं था। मैंने 2011 में भी यात्रा करी थी, पानी बिल्कुल, वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी द प्लांट्स ऑल्सो। तो आपने जंगल काटा, जंगल काटने से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सब नदी में आए, नदी से एक्वेटिक वीड, इन्वेजिव वीड, जो हमारे यहाँ का नहीं, 1-2 था, लेकिन वो बढ़ के, क्योंकि उनको तो एक्वेटिक वीड को चांस चाहिए, वो बहुत रेजिलियंट होते हैं, छोटे से छोटे न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट, उसके मिलने से अब उसको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो नदी के किनारे के जंगल को बनाना है, हटाना नहीं है। जो बफर होता है, जो उसकी ब्रीदिंग स्पेस है, उसको बनाना है। ये लैंड यूज, लैंड कवर है, केनाल नेटवर्क है। अब इसके जो छोटे छोटे वाटरशेड है, जो आपने बताया, जो मैंने इतनी सारी नदियां बताई, तब को आप वाटरशेड में डिवाइड कर दीजिए कि एक नदी का अपना कैचमेंट कितना है और उसमें कितने नदियां मिली। ये सब आप देखेंगे, नेटवर्क है। और फिर गूगल के तस्वीर के माध्यम से, गूगल में एक ऑप्शन होता है ट्रैक, पीछे के आप तस्वीर देख सकते हैं, 2005 के, 6 के, 7 के, 8 के। फिर आप एक एक स्क्रीनशॉट लेके देखिए कि पहले और आज में क्या अंतर आ रहा है। ये जैसे ऊपर में देखिए और नीचे में, इससे आपकी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार होगी कि रिवर का स्ट्रेस क्या क्या फैक्टर है, नैरो पैसेज, रिवर फ्रेगमेंटेशन, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, कोई वहीं से पानी निकाल रहा है, डायरेक्ट डोमेस्टिक डिस्चार्ज, और बहुत सारे यूट्रोफिकेशन आपको गूगल से ही दिख रहा है। ये सब जितने हरे पैचेज हैं, ये यूट्रोफिकेटेड पैच है, जहाँ पे जलकुंभी वगैरह काफी जम रहे। और फिर राजस्व के नक्शे से मिलान, ये जो आप देख रहे हैं, ये सरायन का उद्गम है, लेकिन नदी गायब है वहां से, लखीमपुर खीरी में। सरायन नदी में लखीमपुर भी लगता है 100 किलोमीटर, लेकिन वहां पे व्हेन वी वेंट देयर, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, वीडियो है, ये वीडियो दिख रहे हैं, ये 2 ब्लॉक के वीडियो हैं, और ये आई थिंक डीपीओ है भानु, इज हियर। ये करीब 2-3 साल पहले का फोटो है। हम लोग ढूंढने गए थे नदी को, वहां हमारा जीपीएस तो दिखा रहा था, लेकिन नदी नहीं थी।
लेकिन नदी मिली। वहां के जो एक 70 वर्ष के या 80 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हमें ले गए, बताया यही नदी का उद्गम है, पूरा चैनल दिख रहा था। फिर हमने उसके प्लान बनाए कैसे लिंक किया जाए, यहाँ पे हम थे और ये बड़े बड़े तालाब भी थे और ये सराय नदी यहाँ तक गायब है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू, तो ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी, नक्शा बना के पुराने नक्शे से, है ना। फिर दूसरे दिन भी गए और ये डिप्टी कलेक्टर मनरेगा, डीसी मनरेगा विपिन चौधरी जी, फिर उन्होंने सब वीडियो को बुलाया और लखीमपुर खीरी में। फिर नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट टू सही रिवर। सही रिवर का भी उद्गम पे क्या हुआ कि लोगों ने उस पर रोड बना दिया। ये भी काम हो रहा है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कई नदियों पे हाईवेज बनते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वो नाम भी नहीं लिखती है। हाईवे बना के नीचे नदी बह रही होती है, कम से कम उनको डिस्प्ले करना चाहिए किस नदी पे। पुल की लंबाई लिख देते हैं लेकिन नदी का नाम नहीं लिखते। तो आप सबको NHAI को चिट्ठी लिखना चाहिए कि जिस नदी पे आपने सड़क बनाया है, एक तो प्रॉपर जगह छोड़ना था आपको, कलवर्ट बनाया वो कब छोटा था और आपने उसको इंक्रोच करके छोटा करके बनाया। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वी नीड टू ट्रेन देम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, हम लोग को अच्छे सड़क बना के दे रही है, लेकिन क्या वो सड़क हमारे तालाब और झील पे तो नहीं है, हमारी नदियों पे तो नहीं है। तो ऐसे हुए, ये बहुत बड़ा झील था सही नदी का उद्गम, जिसको NHAI ने विखंडित कर दिया, कई हिस्सों में बट गया। जो शाहजहांपुर लखनऊ हाईवे है, जो देख रहे हैं आप इधर हमने रास्ता बनाया फिर, लेकिन वो फिर 2 साल के बाद सिंघारे की खेती शुरू हो गई, पट्टे पे दे दिया वहां पे लोगों ने। तो वी आर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, वी गेट सो मेनी कॉल्स कि वहां पे सिंघारे की खेती हो रही, पट्टे पे दे दिया है, मतलब कि अब एक सिंगल वो करेंगे, सिंघारे की खेती करना चाहिए, लेकिन क्या सारे तालाबों में करना चाहिए, कुछ को तो छोड़ देना चाहिए जहाँ पे उद्गम है, जहाँ पे ऐसे चीजें हैं। एनीवेज, तो ये इंटरवेंशन आप सबको बनाना होगा। बेसलाइन असेसमेंट, देन क्या हम कर सकते हैं, STP लोकल, और STP 1000 होना चाहिए एक शहर में। जैसे एक शहर में वो 1000 कॉलोनीज हो सकती है, तो 1000 STPs क्यों नहीं होते? बेसमेंट में बनाइए आप अपने जिले के अपने परियोजना अधिकारी को बताइए कि विकेंद्रित STP बनाइए आप, बड़े बड़े पाइप से ला के पंप करके फिर अल्टीमेटली नदी में STP काम नहीं करेगा। ये जितने टेक्नोलॉजी है छोटे डिस्चार्ज के लिए बनी है, MBR, FBDR, USB, ये सब फॉरेन से लेके आए। वहां टेम्परेचर कम होता है, फ्लोरेट कम होता है, आबादी कम है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी यूपी से 10 गुना कम है, लेकिन लैंड मास इंडिया से 2 गुना बड़ा है। हम वहां से सीख के आ जाते हैं, USB लगा देते हैं। हमें अलग टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसा सर बता रहे थे कि फीकल मैटर और वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए। सेप्टिक टैंक बनाइए, लेकिन प्रॉपर नीचे से लीचेट कलेक्शन और लाइनिंग करके, ठीक है। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ये दिए गए हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड वेटलैंड्स, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, राइपेरियन वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट क्लस्टर्स, फार्म बर्न्स, कॉन्टूर्स, चेक डैम्स, बायो रेमिडिएशन एंड फाइटो रेमिडिएशन, है ना। और ये पॉलिसी कंप्लायंस है, जिसको हमने लिखा है नो कॉस्ट इंटरवेंशन। ऐसे काम जो बिना बजट के हो सकते हैं। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो बजट के लिए आ जाता है कि पैसा नहीं है। आप बताइए कि बहुत सारे काम बिना बजट के हो सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स को नोटिस देना, बायोमेडिकल वेस्ट जा रहे हैं आपकी नदियों में, इंडस्ट्री, शुगर, डिस्टिलरी, सबके वेस्ट जा रहे हैं, कम से कम नोटिस तो दे सकते हैं आप, DM से भिजवा सकते हैं रेगुलरली। और जोनिंग कराइए, सबसे महत्वपूर्ण काम है। हमने 50 मीटर से कम तो हम जोनिंग कराते नहीं। कल इंजीनियर अशोक कुमार जी थे जो ENC हैं, और उनकी मदद से हमने बहुत सारी नदियों का जोनिंग करा दिया है कि उसके अंतर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। ऑफिस ऑर्डर, बट हमको उसको गैजेट तक ले जाना है, गैजेट में नोटिफाई करना। लेकिन अभी कह रहे नहीं, ऑफिस ऑर्डर इज एनफ। कोर्ट में भी कुकरेल का जो मसला गया था, इसी नोटिफिकेशन की वजह से उन्होंने नदी की उसको नदी माना। तो हमें सभी नदियों, जो आप जिस नदी पे काम कर रहे हैं, नदी से ज्यादा महत्वपूर्ण है नदियों की भूमि जो उसके दोनों तरफ है, ठीक है। तो आपके नदी के दोनों तरफ, और एक थंब रूल समझ लीजिए कि अगर 200 किलोमीटर से ऊपर है तो 50 मीटर का बफर चाहिए दोनों तरफ। और इसके लिए हमने NMCC से बजट भी करवाया है और मार्किंग पिलर्स। सारे DMs को चिट्ठी गए थे कि अपने अपने क्षेत्रों की नदी को, ये गया था 2022 में, चीफ सेक्रेटरी से लेटर गया था कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिव DMs विल गो एंड पुट मार्किंग पिलर। जैसे रेलवेज लगाती है ना, ये हमारी जमीन है ट्रैक, तो ट्रैक से जरूरी नदियां नहीं है। पानी अगर नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएगी। तो पहले नदी के बफर जोन को हमको
पिलर लगा के प्रोटेक्ट करना, इसलिए नो कॉस्ट इंटरवेंशन, बजट भी आ गया, कम्युनिकेशन आउटरीच। सो फाइनली आई विल गो, I'll show you some pictures what we are doing. मैं क्विकली बढ़ा देगा। ये सही नदी है, ये हमने किनारे से इसका एक बनाया है वेटलैंड हरदोई में। ये है जो एक रिपोर्ट छपा था कि कितने हमने वेटलैंड्स खो दिए, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर। आप देखेंगे तो कितना वेटलैंड, सीतापुर में 67% वेटलैंड्स खो दिया हमने। कब से? 1972 से 2004 का डेटा है। लखनऊ में 80% वेटलैंड खत्म हो गए। आप लोग सब बात करते रहिए, पार्टी वार्टी करते रहिए, 2050 में दुनिया नहीं बचेगी तो क्या करेंगे? मैं ऐसे ही कहता हूं, आप लोग को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि वाटर बॉडीज को, जब तक ये सेंचुरी है, वाटर बॉडीज आर नेचर सेंचुरी, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। चाहे इसके लिए जियो लाना पड़े, जो नहीं करना पड़े, यही हमने बताया था। 70% लॉस्ट, ये सब हमने करके। और ये याद रखिएगा जो मैं बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कल भी पिक्चर देखा था। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या नदियों को खुदाई करके उसके किनारे बंडिंग करनी चाहिए, छोटे किनारे, और उसको नाला बना देना चाहिए? नहीं, बंडिंग नहीं करनी चाहिए। पर आप क्या देख रहे हैं, सारी तस्वीरें, अवार्ड भी मिल रहे हैं लोगों को। मुझे बहुत दुख होता है पर्सनली, मुझे उन कार्यक्रम में भी जाना होता है, मैं देख के क्या करूं। ऐसे खुदाई कर रहे हैं बिल्कुल वर्टिकली, मिट्टी से 6 फीट बंडिंग कर रहे हैं, और उस बंडिंग पे पेड़ लगा दे रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इससे नदी का नाश हो रहा है। ये है नदी का क्रॉस सेक्शन। आपको ऐसे बनाना है, सॉसर शेप, जैसे कढ़ाई होती है ना, या तवा जिसके अंदर आप आटा गूंथते हैं, आप उसको बड़ा समझ लो, ताकि पानी अपने खेतों से खुद आ सके। अभी क्या हो रहा है, 6 फीट का बना दिया, उधर वाटर लॉगिंग हो रही है, खेत में पानी, खेत डूबा हुआ है, नदियां सूखी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आप टाइम देख रहे हैं? नहीं सर, बिकॉज लंच 2 बजे से पहले नहीं मिलने वाला। आपको ही सुनने के लिए आए हैं सर। Please be relaxed. If you feel bored, please raise your hand because I don't want to bore you. जी बताएं। 18 किलोमीटर वाला जोन था, वो बढ़ रहा है 2020 में। सीधी बात है, अभी आर एस सिन्हा जी भी ग्राउंड वाटर पे चर्चा करेंगे लंच के बाद। इफ यू लूज ग्राउंड वाटर, यू लूज रिवर। भूजल और नदियों का रिश्ता बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। शैलो वाटर जोन खत्म होगा तो छोटी नदियों में पानी नहीं आएगा। आपको पंप करके पानी भर दो, वो इट इज अ बैड साइंस। ओके, आपके बरसात में रहेगा, फिर सूखा रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नाउ आई एम सेइंग ड्राई रिवर इज आल्सो गुड। So see the change what is happening, and rivers are becoming intermittent. I took the picture from same site, same spot, same river. It is Gomti River in Lakhimpur Kheri. So we need to create water sanctuaries. हमें water sanctuary बनाने पड़ेंगे, है ना? जल्दी में खत्म करता हूँ। ये लेक वेटलैंड्स के पीछे ये कैसे चेंज हो रहे हैं। ये तालाब हमारी यूनिवर्सिटी में तालाब है, प्रज्ञा ताल। कम से कम 8-6-7 महीने पानी रहता है हमारी यूनिवर्सिटी में। और ये जो मैं बता रहा था आपका, कहाँ पे प्लांटेशन लगाना चाहिए, जहां तक सेडिमेंटेशन हो रहा है, जहां तक इरोजन हो रहा है, उस बिंदु तक कोई वृक्षारोपण नहीं किया जाना चाहिए। आपके मेमोरी में, रिवर की मेमोरी में नहीं है वृक्षारोपण। आपकी फंड भी खत्म हो जाएगी, अच्छे पिक्चर भी आ जाएंगे, 5 साल बाद कुछ नहीं दिखेगा वहां। और दिखेगा भी तो फिर नदी का अच्छा नहीं। आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कैसे प्लांटेशन लगाने से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, या कैसे एक जानवर था जो उठा के ऊँट लाके एक छोटी नदी पे इकट्ठा कर रहा था, उससे एक इकोसिस्टम बन गया। ऐसे करते बीवर्स होते हैं, जो हमारे उदबिलाव होते हैं, जो गंगा में है हमारे, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो आई जस्ट फिनिश। मैं बस पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एक प्रयोग मैंने किया था लखीमपुर में, किसानों से रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ तक खेती करते थे, खेती बंद कराई तो वापस फिर से पुनः इस तरह के प्राकृतिक जंगल चाहिए हमें नदी के किनारे। वेटिवर ग्रास, मूंज ग्रास, ऐसे प्राकृतिक जंगल। क्या ये बुरे लग रहे हैं आपको? दिस इज अ रिवर, बट आप इसको क्लीन करके दिखाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसी नदी नहीं होती है, प्रकृति बिल्कुल सफाई ऐसी नहीं चाहती जैसे कंगा उंगा करके ऐसे आते हैं। इट हैज टू बी नेचुरल।
वाइल्डरनेस या विल्डरनेस जो भी कहते हैं आप इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये चैनल यहाँ पे खेती चल रही थी और ये पीलीभीत के डिप्टी कलेक्टर है, फोटो में दिख नहीं रहा, अब ये रिटायर कर गए हैं। तो ये यहाँ पे गेहूं और गन्ने की खेती होती थी। हमने बताया ये गोमती नदी है, फिर उसको उन्होंने ठीक कराया और मैंने बताया था कि मिट्टी वहां पे जमा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे जाते ही फिर वो जमा होना शुरू हो गया। तो कई बार आप साइंटिफिकली देखिए कितना बड़ा चैलेंज है। एक साइंटिस्ट बताता है, कम्युनिटी साइंस यूज करता है, सारे एंगल्स यूज करता है, फिर वापस अपने लैब में काम करता है, फिर वापस जाता है तो चीजें वही मिलती हैं। इसलिए आप सबको मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि प्लीज जो सेडिमेंट निकाल रहे हैं इसको वहां पे नहीं करना। नदियां लाखों साल सेडिमेंट धीरे धीरे लेके आती, लेकिन आपने पूरा जो लेके आई थी उसको सेडिमेंट को निकाल के बंडिंग कर दे रहे हैं और उसको नाला बना दे रहे हैं। इट हैज टू बी प्रॉपरली शेप। ये वाला यहाँ भी हमने मिट्टी नहीं डलवाई। यहाँ पे पता है गेहूं का कटान हुआ था और हम रुक के वहां पे कराए। ये गोमती नदी है, सेटेलाइट में आपको एक लाइन दिखेगा सेटेलाइट पिक्चर, बट दिस इज द विड्थ। और हमें डेप्थ टू विड्थ का ध्यान रखना है। जैसे एक बांस ले लीजिए, अगर 3 मीटर डेप्थ है तो कम से कम 30 मीटर का उसका विड्थ होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डेप्थ टू विड्थ रेशियो। आप 3 मीटर डेप्थ कर रहे हो और विड्थ केवल ऐसे 10 मीटर बना दे रहे हो या 5 मीटर बना दे रहे हो, ये ध्यान रखना है। डेप्थ टू विड्थ रेशियो जो मैंने आपको एक थंब रूल बता दिया है वही का है। ये कुछ वाटर रिटेंशन, ये कुकरेल के बारे में नहीं बताऊंगा, जल्दी करते हैं खत्म। बस कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। कम्युनिटी इंटरवेंशंस, these are the meetings that we did with communities, with people around using community science. ये सब सारे जितने मीटिंग्स है, सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, CDOs. So we have to go so many times and convince them. And this is like सही origin तो सही कैसे देखिए इन्होंने बंडिंग, ये वेटलैंड है लेकिन उन्होंने बंडिंग कर दी और ये जमीन जो आपको दिख रही है प्राइवेट अब हो जाएगी। तो किसी तालाब को प्राइवेट को देना है वेटलैंड को, पहले बंडिंग कर दो, बोलो तालाब की भूमि है। आप देखिए इसका क्लासिक एग्जांपल है। एंड ही इज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके, एंड आई एम आस्किंग टू डिसमेंटल दिस, बट एवरी टाइम आई गो आई कम बैक इट इज द सेम स्टोरी। और ये वेटलैंड का हिस्सा है, वेटलैंड की मार्जिन बनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बंडिंग करके लोगों ने। तो ऐसे काम क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? लेकिन इसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे? सो वी हैव टू वर्क विद देम, क्योंकि आप फील्ड में, हम तो यहाँ हैं, आप डेली रूबरू हो रहे हो, डीएम से बात करो, सीडीओ से बात करो, सो यू हैव टू क्लेम दिस थिंग। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे 3-4 गांव प्रधान को बुला के हमने बहुत डांट लगाई थी उस दिन। मैं बहुत, मेरा मूड खराब हुआ कि ये सब क्या कर रहा है, बर्बाद कर दिया पूरा वेटलैंड्स। और आप देख रहे हैं कि वास्तव में तो खैर हाँ, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा। ये वही डीसी मनरेगा है जो पीलीभीत आप दिख रहे हैं पीछे से। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, अरे हमने बहुत अच्छा बना दिया, उस पे गाड़ियां भी चल सकती है। मैंने कहा हे भगवान, अब कैसे समझाऊं। अब इन्होंने डेप्थ टू विड्थ रेशियो का ध्यान नहीं रखा। ये गोमती नदी है पीलीभीत में। मुझे बुरा लगता है खुद, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं तुमने क्या किया गोमती के लिए, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। पता नहीं मेरे लाइफ टाइम में हो पाएगा कि नहीं, बट ऐसी ऐसी चीजें होती रहेंगी तो नदी का नाश होगा। इससे अच्छा तो पहले थी नदी। अब क्या हो रहा है कि इसकी जो हाइट है करीब 7 फीट है। हमने देखा कि एक गाय का झुंड आया, वो पानी नहीं पी पाया, प्यासे थे गाय, अंदर घुस नहीं पाया नदी में। तो इन्होंने बहुत प्राउडली बोला कि पूरा गांव में अब वो उससे यूज कर रहा है, बिल्कुल ट्रैक बन गया है। इज इट अ गुड साइंस? रिवर रोड, रिवर रोड कह सकते हैं इसको। तो फाइनली मैं यहीं पे खत्म करूंगा बात। ये हमने जो ऑफिस ऑर्डर कराया था 5 सितंबर 2023 को, जो कल दिखे थे, कल आपको, ये गोमती नदी के लिए कराया था अशोक सिंह जी के साथ 2023 में। और ये सरायन की मीटिंग मैंने अपने कमरे में करी थी। सारे वीडियोस, डिप्टी कलेक्टर सबको यहाँ बुलाया डीएम से कह के कि पहले उनको यहाँ भेजिए। सीख के कई लोगों को बताना है। गांव में जो आज भी परंपरा शव यात्रा नदियों किनारे मान्य नहीं है, केवल कुछ जगहों पे है, जैसे बनारस में मणिकर्णिका है। नदी के किनारे शव यात्रा करना शास्त्रों में वर्जित है। इसलिए गांव में एक जगह बनाया जाता था, वहीं पे शव दहन होता था। तो हम ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्यों हमने टॉपिक रखी, क्योंकि साइंटिफिकली वी हैव टू ब्लेंड
सब कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में। साइंटिफिकली वी हैव टू, ये सेक्रेड ग्रुप्स क्यों बने, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जो हमारे जो जामेश्वर जी महाराज बिश्नोईस के कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, और उसमें 18 सूत्र तो केवल पर्यावरण के हैं, गुरु जामेश्वर जी महाराज। तो हम उसी कोड ऑफ कंडक्ट को ले लेते हैं, एक 5 में भी पकड़ लेंगे तो हो जाएगा काम।